हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बी स्मार्टियर्स। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। अब सबसे जैसे कि इसका नाम इम्प्लाइज कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को शेयर करना। हमारी डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो एक ऑर्गन के हाथ में नहीं होती, पावर को शेयर किया जाता है तीन ऑर्गन्स में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो हमारी लेजिस्लेटिव होती है वो स्टेट के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो मतलब बिजनेस को मैनेज करती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है, प्लान्स बनाती है, डिसीजन लेती है। और जो जुडिशरी है उसमें हमारे कोर्ट के सिस्टम आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, इस चैप्टर में हम दो एग्जाम्पल्स के कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर को लर्न करने वाले हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की कितनी नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। इसका जो एरिया है वो हरियाणा से स्मॉलर है, हाफ है। बेल्जियम के जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करती है? फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्समबर्ग। जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की वो 1 करोड़ है। ये माना जाता है कि जो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो हाफ है। अब अगर हम बात करें एथनिक कंपोजिशन की, तो जो एथनिक कंपोजिशन है पीपल का, जिसके एथनिक ग्रुप की बात अगर हम करें तो एथनिक ग्रुप होता है कि एक जो पर्सन का ग्रुप है वो सेम कल्चर, सेम हेरिटेज, सेम लैंग्वेज और सेम ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, तो उसको एथनिक कंपोजिशन बोला जाता है। अब ऐसा ही कुछ वहाँ पे था। वहाँ पे 59% टोटल पॉपुलेशन का 59% फ्लेमिश रीजन में रह करता था और डच बोलता था। 40% जो थे वेलोनिया रीजन में रह के फ्रेंच बोलते थे और 1% बेल्जियंस जर्मन स्पीक करते थे। ये तो था कंट्री की साइड बात। अब अगर हम ब्रुसेल की बात करें, ब्रुसेल एक कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की। तो यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन था ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे 80% तो फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। तो प्रॉब्लम क्या थी अब यहाँ पे? तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी और बहुत ज़्यादा रिच भी थी। तो ये बहुत ज़्यादा आगे जाके जो डच स्पीकिंग पीपल थे ना, उनको बहुत ज़्यादा आगे जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन मिला था। तो ये बहुत ज़्यादा टेंस करने वाली बात थी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में 1950s और 1960s में। तो सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा टेंस करने वाली थी। कहाँ पे? ब्रुसेल में। ब्रुसेल में क्या था, जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो कंट्री में तो मेजोरिटी है लेकिन कैपिटल में बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी थे। अब हमने ब्रुसेल का देखा, अब हम श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका में क्या था और क्या नहीं। श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड नेशन है। ये तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ है। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू हरियाणा। श्रीलंका की बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है और इसमें बहुत ज़्यादा सोशल ग्रुप्स भी हैं। चलिए देखते हैं। जो श्रीलंका है उसका मेजर ग्रुप है, मेजर सोशल ग्रुप है सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। 74% जो थे वो तो थे सिन्हाला स्पीकर और ओनली 18% थे तमिल स्पीकर्स। यू नो देयर डिफरेंसेस। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे ना वो ज़्यादा बुद्धिस्ट थे, लेकिन जो तमिल स्पीकर थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। तमिल स्पीकर कम तो थे ही, इनके भी सब ग्रुप्स थे, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो कंट्री के नेटिव थे, निवासी थे, वहीं रहने वाले थे। 13% पॉपुलेशन थी और 5% जो थे ना वो कॉलोनियल पीरियड्स में जो उनके 4 फादर्स थे
वो मतलब कि इंडिया से आए थे प्लांटेशन वर्कर की तरह कॉलोनियल पीरियड में। ये आप नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि ये कैसे कैसे आए थे। तो जो श्रीलंकन तमिल थे ना वो बहुत ज्यादा नॉर्थ और ईस्ट में थे। 7% क्रिश्चियंस थे, वो दोनों लैंग्वेज स्पीक कर लेते थे, सिन्हाला एंड तमिल। अब भाई हम बात करें श्रीलंका की और बेल्जियम की। हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा और इनका एथनिक कंपोजिशन देखा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें कि इन्होंने कैसे सिचुएशन को फेस किया। सबसे पहले हम श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका में जो श्रीलंका थी ना वो इंडिपेंडेंट कंट्री माना गया था इसको 1948 में। लेकिन जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे वो मेजोरिटी में थे श्रीलंका के, तो गवर्नमेंट उनको ऐसे चूज किया। तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना उन्होंने ये मेजोरिटेरियन वाला सिस्टम अपनाया। अब ये क्या है, इसमें जो मेजोरिटी कम्युनिटी है इसमें ये माइनॉरिटी की नीड्स को डिसरिगार्ड करके भी कंट्री पर रूल कर सकती है। ये होता है मेजोरिटेरियनिज्म। तो जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने सिन्हाला को फेवर किया क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज सिन्हाला थी और वो मेजोरिटी में थे तो वो लीडर बन गए। तो एक एक्ट पास हुआ। अब उन्होंने कैसे किया ये बताती हूँ मैं। एक एक्ट पास हुआ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने का, ना कि तमिल को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया था बिल्कुल, यानी कि उनको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोला था। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ पॉलिसीज को फेवर किया जो सिन्हाला को सपोर्ट करती हैं। उनके लिए यूनिवर्सिटी में पोजीशन की, उनको गवर्नमेंट जॉब दिलाई, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें जो बुद्धिज्म था उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और फोस्टर किया जाएगा। तमिल के लिए उनको कुछ फीलिंग ही नहीं थी। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर बहुत ही गंदी फीलिंग उत्पन्न होने लगी। भाई ऐसे कोई आपके साथ गंदा व्यवहार करेगा तो आपको भी बुरा लगेगा ना। तो इसी तरीके से उनको भी ऐसे बहुत अलाइनेशन होने लग गई। उनको ये लग रहा था कि जो सिन्हाला लीडर्स हैं वो यानी कि हमें बिल्कुल हमारी लैंग्वेज कल्चर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और ना ही हमें इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। उनमें बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको सारों को इग्नोर किया जा रहा था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, दोनों विरोधी टीम बन गई एक तरीके से। तो उनके जो रिलेशंस थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने पार्टीज लॉन्च की और यानी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया। उनको एजुकेशन में, जॉब्स में अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। 1980s में बहुत सारी पार्टीज फॉर्म हुई कि भाई अब हमें तमिल इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए नॉर्थर्न और ईस्टर्न स्टेट में, श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट में। अब भाई दोनों में बिल्कुल वाइड स्प्रेड एंगर आ गया। ये बहुत जल्दी सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर क्या होता है, जब दो अपोजिंग पार्टी एक वॉर की तरह लड़ती हैं। इसमें क्या हुआ, दोनों कम्युनिटी से 1000 ऑफ पीपल किल्ड हो गए। बहुत सारी फैमिलीज थी, उनको घरों को, कंट्री को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया। बहुत सारों ने उनका लाइवहुड लॉस्ट किया। सिविल वॉर एक यानी कि टेरिबल, बहुत भयानक, खौफदार सेटबैक निकालता है हमारी सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ पे। ये अब जाके 2009 में ख़त्म हुआ था। अब भाई हम बेल्जियम की बात करें, लेकिन बेल्जियम ने ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाया। इसने बहुत समझदारी वाला काम किया, इन्होंने बहुत अकोमोडेशन वाला काम किया। जो बेल्जियम लीडर्स थे उन्होंने दूसरे पाथ को चुना। उन्होंने ये देखा कि भाई हमें दोनों साइड की रायों को मानना चाहिए, हमें दोनों साइड की फीलिंग्स को समझना चाहिए। उन्होंने रीजनल और कल्चरल डिफरेंस को बिल्कुल यानी कि ख़त्म करने के लिए कंट्री में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। 1970s और 1993 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बदलाव लाए जो वो ये चाहते थे कि ताकि ये अरेंजमेंट हो और यानी कि वो सक्सेसफुल भी हो। ये क्या थे, ये जो डच स्पीकर थे और फ्रेंच स्पीकर थे वो
सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके पीपल इक्वल होने चाहिए। और कुछ स्पेशल रूल्स भी बनाए उन्होंने। जो लॉज होंगे वो यानी कि जो लॉज रिक्वायर होंगे वो उनको सपोर्ट किया जाएगा। दोनों ग्रुप से जो मेजोरिटी निकलेगी उनसे ही वो लॉ रिक्वायर बनेगा। कोई भी सिंगल जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता। स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होगी। आगे जाके क्या हुआ, बहुत सारी जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी। ब्रुसेल एक सेपरेट गवर्नमेंट बन गई, उसके इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ और ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच स्पीकर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि डच स्पीकर ने ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अलावा भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक कम्युनिटी और थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ना, इसमें वन लैंग्वेज कम्युनिटी से ही पीपल बिलोंग करेंगे, चाहे वो डच हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया। ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता कि वे कहाँ पे रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं, कि उनका क्या वर्क है, क्या स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट थी इसमें इसके पास पावर थी कि जो कल्चरल हो गया, एजुकेशन या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इशू है वो इनको सॉल्व करे। इसके पास ये पावर थी। ठीक है, तो जो बेल्जियम का जो मॉडल था वो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट बहुत ज़्यादा अकोमोडेट था। इसने जो सिविल वॉर था ना, इसको होने से बचाया। ये उस टाइम के लोगों को भी ये चीज़ समझ में नहीं आती भाई ये हो क्या रहा है, पर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठीक है, फिर आगे जाके जो ब्रुसेल थी, जो छोटी सी कंट्री थी, वो हेड क्वार्टर उसको चूज कर लिया गया यूरोपियन यूनियन का। अब भाई हमने देखा कि बेल्जियम ने कैसे किया और श्रीलंका ने कैसे किया। बेल्जियम ने बहुत ही अकोमोडेट वाला काम किया। उन्होंने ये देखा कि जो कंट्री की जो यूनिटी है वो तभी पॉसिबल है तब हम दोनों साइड की कम्युनिटीज़ की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके इंटरेस्ट देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी श्रीलंका में नहीं हुआ। श्रीलंका ने दूसरा मेजोरिटेरियन वाला फॉर्मूला उठाया। उन्होंने माइनॉरिटी की डिमांड्स को सारे को रिफ्यूज़ कर दिया गया और ये जो है उससे क्या हुआ, कंट्री की जो यूनिटी थी वो ख़त्म हो गई। तो अब हमने ये देखा, इससे हमने अब भाई हमें ये पता चल गया कि ये हमने कैसे कैसे किया। अब भाई हमें पता है कि जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल ही क्यों है। हमने स्टोरीज तो पढ़ ली, लेकिन ये पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है क्यों? इसके दो रीज़न हैं, एक प्रूडेंशियल रीज़न, एक मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न हमने अभी इन दोनों स्टोरीज के थ्रू सीखा है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी, जैसे कि समथिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, जो आप एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। अब भाई जैसे कि आपने पहले गलती की है तो अब आप ध्यान रखोगे ना कि हाँ भाई मैंने पहले गलती की थी, अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगी। जैसे आपने पहले एग्जाम में जल्दी जल्दी कर दिया और आपके मार्क्स पता नहीं कहाँ कट गए, अब आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई मैंने पिछले एग्जाम में ऐसे ऐसे गलती की थी और मेरे इसलिए मार्क्स कट गया, मैं ध्यान से करूँगा। ठीक है, तो ये होता है। तो अभी ये क्या हुआ, पावर शेयरिंग, इससे हमें पता चल गया कि जो पावर शेयरिंग है वो अच्छे आउटकम्स हमें प्रोवाइड कराती है और यानी कि दोनों ग्रुप्स के बीच में जो वार होता है उसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। जो पावर शेयरिंग है वो गुड वे है पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने का, और यानी कि जो टायरनरी है मेजॉरिटी की अत्याचार एक तरह से, वो यानी कि माइनॉरिटी को ही ओप्रेस नहीं कर सकता, वो मेजॉरिटी को भी रूइन कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ मोरल रीज़न। ये बहुत ही डीपर रीज़न है कि क्यों जो है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए गुड है। पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। हमारी डेमोक्रेसी में जो पीपल है वो यानी कि गवर्नमेंट को जैसे भी चाहे, जिस तरीके से भी चाहे उनको गवर्न कर सकते हैं, ये उनका राइट है। तो सभी का अपना अपना अलग अलग मोरल मतलब कि दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। पेंटर की अलग जिम्मेदारी होती है, टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ाए, स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे से टीचर को सुने, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करे और यानी कि अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करे।
अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की फॉर्म्स की, कि भाई ये पावर शेयरिंग में फॉर्म्स क्या होता है। लंबे समय तक ये माना गया था कि जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो एक पर्सन के हाथ में या फिर ग्रुप्स ऑफ पर्सन जो एक प्लेस पे रहते हैं उनके हाथ में दे देनी चाहिए, लेकिन ऐसे ये मोनार्की वगैरह सिस्टम था। लेकिन ये माना गया कि ये जो ये सिस्टम है, ये पावर का सिस्टम है, ये अगर ऐसे ही रहेगा तो डिसीज़न भी अच्छे से नहीं ले जा पाएंगे और यानी कि ये ठीक भी नहीं होगा। तो ये जो ये फीलिंग थी ये डेमोक्रेसी के एमरजेंस से ही घट पाई है। तो हमारी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो थी उन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स लिए। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में, फेडरलिज्म वाले चैप्टर में इसको डिटेल पढ़ोगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। जो पावर है, अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो पावर है वो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में शेयर्ड की जाती है। जैसे लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। लेजिस्लेटिव का काम हो जैसे कि मिनिस्टर हो गए, पार्लियामेंट हो गए। एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, सिविल सर्वेंट, और जुडिशरी में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह। अब इसका नाम ये हॉरिजॉन्टल ही क्यों रखा गया? वाई कॉल्ड हॉरिजॉन्टल? बिकॉज it allows different organs of government placed at the same level to exercise different power। ये क्या करते हैं, ये अलग अलग ऑर्गन है गवर्नमेंट की, लेकिन ये सेम ग्रुप ऑफ पीपल को मतलब कि उनको अच्छे सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए उन पे मतलब कि उनको रूल करते हैं, उनको यानी कि अलाउ देते हैं, उनको यानी कि इनमें से जो कोई भी ऑर्गन है वो यानी कि अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हर एक के पास अपनी अपनी स्पेशल पावर है, और ये जो बैलेंस है इसको इस अरेंजमेंट को बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट बात करते लेते हैं हम वर्टिकल पावर शेयरिंग की। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या आता है, जो पावर है वो 3 लेवल्स में शेयर्ड की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आता है हमारा प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर होती है, प्रोविंशियल उससे नीचे, एंड सबसे नीचे होते हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं हमारे पार्लियामेंट, प्रोविंशियल में चीफ मिनिस्टर, एंड लोकल गवर्नमेंट में जैसे कि हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़। इसमें यूजुअली इसको क्या बोला जाता है, ये फेडरल गवर्नमेंट है। जितनी भी हमारी डेमोक्रेसी है उसके पास फेडरल स्ट्रक्चर है। वैसे तो नॉर्मली 2 टायर्स होती हैं, मतलब 2 लेवल्स होती हैं कंट्री में, लेकिन हमारी जो इंडिया है उसके पास 3 टायर्स हैं फेडरल स्ट्रक्चर के इंस्टेड ऑफ 2 लेवल्स। देयर इज़ वन ऑल्सो लोकल गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्लियरली ये बोल दिया गया था कि जो पावर है अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट की वो ले डाउन की जाएगी, जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा, लेकिन श्रीलंका में ये चीज़ मना कर दी गई थी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम अमंग डिफरेंट जो ये टॉपिक है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फेडरलिज्म वाले चैप्टर में, कि इसमें ये इसको भी फेडरलिज्म क्यों बोला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में। जो पीपल हैं वो पीपल ने शेयर किया अलग अलग सोशल ग्रुप्स, जैसे कि रिलीजियस हो गया, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज ग्रुप हो गया, इन्होंने शेयर किया। ठीक है, बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अरेंजमेंट्स होती हैं, वीकर सेक्शन और वुमेन जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंस हैं असेंबलीज़ में और पार्लियामेंट में हमारी कंट्री में, ये हमने देखा था ये अरेंजमेंट, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पीपल को अलाइनेटेड फील होगा। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में वुमेन्स और विकर सेक्शन के लिए ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसके बारे में अगर सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखें, हमारी डेमोक्रेसी में जो यानी कि पावर है वो एक हाथ में रही रहती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। समटाइम्स क्या होता है, जो पावर है वो डायरेक्ट वे में शेयर की जाती है, जब दो या फिर उससे ज़्यादा पार्टीज एक अलायंस फॉर्म करती है इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए, और जब वो इलेक्टेड हो भी जाती है तो वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेती है और फिर पावर को शेयर करती है। एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म जिसमें पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कोऑपरेट करती है कि किसी भी एक पार्टी के डोमिनेंस को वो रिड्यूस करे विद इन दैट कोएलिशन। अब भाई अगर हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करें, ये वो ग्रुप है जहाँ पे जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा उनके यानी कि जो गवर्नमेंट का जो वर्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उसको प्रेशर करती है कि भैया आप काम ढंग से नहीं कर रहे हो, आपको काम ढंग से करना है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करती है और गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है कि भैया आप ऐसे काम नहीं करना, आपको ऐसे करना है, तो आपको अच्छे से काम करना होगा। भाई नेक्स्ट बात करते हैं हम मूवमेंट्स में हम नर्मदा बचाओ आंदोलन का बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अरेंजमेंट को शेयर करने का। ये इट्स स्ट्रगल एंड रिजॉल्व इन 30 years। सो आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर अपडेट। आई विल सेंड you some shorts on my YouTube channel. Please check it.